हम लोग देखते हैं प्रशासन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग प्रशासन का पहले शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी देखने की कोशिश करते हैं। प्रशासन हिंदी में मूल रूप से संस्कृत से आया है और इसमें प्र उपसर्ग सास धातु से बना है और यहाँ पर प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट कहें या उत्कृष्ट कहें, और शासन का अर्थ हुआ कार्यों का प्रबंधन, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। और शासन का पर्याय हम लोग सरकार से समझ लेते हैं, लेकिन शासन का अर्थ होता है निर्देश देना, पथ प्रदर्शित करना, किसी तरह का आज्ञा का देना। और वर्तमान समय से पहले हम अपनी यदि प्राचीन वैदिक युग में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रशासन का प्रयोग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि सोमादि यज्ञ आदि होता था तो वहाँ पर पुरोहित अपने जो मुख्य पुरोहित होते थे वह अपने सहायक को यज्ञ की सामग्री लाने के लिए उसमें उसके संबंध में कार्य करने के लिए आदेश और निर्देश देते थे और उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में जो निर्देश देने वाले पुरोहित थे तो वे प्रशासक के रूप में जाने लगे और बाद में वही शासन कार्य में जो निर्देश देने के लिए काम करते, जो संचालक थे, जो राजा के लिए प्रयुक्त होने लगे, वही फिर प्रशासन का स्वरूप लेने लगा। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश शब्द को देखें एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह भी यहाँ पर भी एड की बात होती है और उसके बाद मिनिस्ट्रेट की बात होती है। एड का अर्थ होता है सेवा करना और मिनिस्ट्रेट दरअसल प्रशासन को आज काफ़ी व्यापक अर्थों में देखा जाता है। यह कोई संकीर्ण अर्थों में प्रशासन को आज नहीं देखने वाली बात होती है। जैसे कि हम अगर कहते हैं अभी मोदी का प्रशासन है, नीतीश कुमार का प्रशासन है, तो यहाँ पर कभी एक युग की बात हो जाती है, एक मंत्रिमंडल की बात हो जाती है, एक सरकार की बात हो जाती है, एक सर्वोच्च कार्यपालिका संबंधी बातें होती है कि इस राजनीतिक दल का प्रशासन है। नेहरू युग की बात हम करते हैं, नेहरू का प्रशासन कैसा था, तो पूरे पीरियड को बता देता है, पूरे मंत्रिमंडल की कहानी बयां कर देती है। तो इस तरह के अर्थों में भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह भी देखते हैं कि ज्ञान की शाखा के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, शैक्षिक विधा के रूप में। जैसे कि हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये लोक प्रशासन आता है। इस प्रशासन का जिक्र हम लोग एक विधा के रूप में, विद्या के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसी भी बातें होती है। और तीसरे कभी कभी इसका हम कहते हैं रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, भारतीय प्रशासन, इस तरह की भी बातें होती है। और ऐसी इसका अर्थ तात्पर्य होता है कि कोई नीति लागू हो रही है और सार्वजनिक नीति की बात होती है, किसी की सार्वजनिक सेवा की बात के लिए भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और कभी कभी किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग इसका बात करते हैं, कि कला के संदर्भ में इसका बात करते हैं कि उस पर इस खास में जो है इसके प्रबंधन की क्षमता नहीं है, प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं इसका प्रयोग हम लोग प्रबंधन मैनेजमेंट के रूप में भी शासन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रशासन के संदर्भ में जो परिभाषा दी है उनको हम लोग देखते हैं। एक विद्वान हुए E.N. ग्लेडेन। उन्होंने कहा है कि प्रशासन लंबा और किंचित आडंबरपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना है। सचेतन प्रयोजन के अनुसरण में की गई निश्चित कार्रवाई ही प्रशासन है। एक विद्वान हुए पिफनर। उन्होंने कहा कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो ने कहा है प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। पिफनर और प्रेस्थस ने कहा है प्रशासन वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मानव और वस्तुगत संसाधन का संगठन और निर्देशन है। एल.डी. व्हाइट
ने कहा है कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है। लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ कार्य करवाना होता है। डिमॉक मार्शल ई डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का तात्पर्य विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को अपना कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, और कैसे से संबंध प्रबंधन की तकनीक से है, जिसका अर्थ यह है कि वे सिद्धांत जिसके अनुसार सरकारी योजनाओं को सफल बनाया जाता है, दोनों ही अपरिहार्य हैं तथा दोनों मिलकर ही प्रशासन की स्थापना करते हैं। वहीं मैक्विन ने कहा है लोक प्रशासन केंद्रीय अथवा स्थानीय कार्यों के प्रशासन से संबंधित होता है। यह विशेष रूप से दक्ष प्रबंधकों द्वारा संचालित होता है, जिनमें मनुष्यों और कार्यों को संगठित एवं निर्देशित करने की प्रवृत्ति उसी प्रकार पाई जाती है जिस प्रकार एक इंजीनियर में भवन के निर्माण की क्षमता होती है, या एक चिकित्सक में मानव की व्याधियों को समझने की क्षमता होती है। साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर प्रशासन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो बातें कही गई है, उसमें जो तत्व हमें दिखते हैं, जो बातें उभरती है, इसमें यह दिखता है कि प्रशासन सहयोग का काम है, सहयोग की भावना का काम है। कोई रास्ते की कोई पत्थर हटाने के लिए कोई एक व्यक्ति यदि उसमें लगा हुआ तो प्रशासन का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर सहयोग की भावना का काम होता है, सहयोगशील प्रयास की बातें होती है, कोऑपरेटिव एफर्ट की बातें होती है, और एक उद्देश्य होता है, कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति किया जाने वाला कार्य ही प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासनिक कार्य सामुदायिक और या सामूहिक आवश्यकता को पूरा करता है। कहीं पर रेल बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, तो यह इसका उद्देश्य एक व्यक्ति का हित करना नहीं बल्कि सामुदायिक हित की पूर्ति करना होता है, और उसको बनाने में लगे व्यक्ति का उद्देश्य होता है, और ये अलग बात है उसका उद्देश्य अपना रोजगार कमाना होता है। और प्रशासन में सबसे बड़ी एक अहम बात होती है कि यह संगठित होकर काम करता है, संगठन में यह होता है, और जब तक ये संगठन में नहीं होगा अपने उद्देश्य की पूर्ति यह नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि प्रशासन में छोटे से बड़े अधिकारी को आप कभी कभी सुनते होंगे ये प्रशासन का आदमी है। कहने का मतलब कि वहाँ पर संगठन की शक्ति उसके पास आ जाती है, और इसके बाद उनमें बल मिलता है, वे काम करने में अधिक सहज हो पाते हैं। और प्रशासन के पास प्राधिकार की बात होता है, वह उसके पास वो एक अधिकार होता है जो प्रदत्त होता है, जिसके बदौलत ही वह कोई कार्य दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे से सहयोग लेता है। प्रशासन का प्रयोग एक औपचारिक संगठन के रूप में होता है। परिवार में भी संगठन है, परिवार में भी 5 लोग हैं, तो यह प्रशासन का रूप नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं बड़े कॉलेज की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, या हॉस्पिटल की बात हो, तो वहाँ पर बैंक की बात हो, रेलवे बोर्ड की बात हो, तो वहाँ पर प्रशासन का स्वरूप होता है, उसे हम प्रशासनिक गतिविधि मानते हैं। प्रशासन को समझने के लिए 2 प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाए गए हैं। एक एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है, और इस दोनों में 2 तरह की बातें कही गई है। एकीकृत दृष्टिकोण अर्थात इंटीग्रल अप्रोच, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण अर्थात मैनेजरियल व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है कि प्रशासन का अर्थ वैसे समस्त क्रियाओं से होता है जो कि वह अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने में लगाता है। अर्थात प्रशासन के से जुड़े सभी लोग, संगठन से जुड़े सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इसमें निर्देशक से लेकर
अधिकारी जो तकनीकी क्लास के होते हैं वे, कर्मचारी, लिपिक के कर्मचारी और जो चपरासी होते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विचारधारा विद्वान का मानना है कि अधिकारी, निर्देशक से लेकर चपरासी तक हर कोई प्रशासक के अंतर्गत आता है। क्यों कि अगर कोई ऑफिस ही है, अगर चपरासी हड़ताल कर देता है, लिपिक हड़ताल कर देता है, तो फिर निर्देशक की भी बातें नहीं चलती, उसकी नीति क्रियान्वित नहीं होती है, नहीं हो पाती है, और सबों का सहयोग रहता है, तभी सार्थक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें। अब अगर प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो मैनेजरियल अप्रोचेज, तो इनके समर्थक विद्वानों का कहना है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण विचारधारा समर्थकों का कहना है कि नहीं, सारे लोग प्रशासक के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण करना, आदेश देना। ऐसे में हर कोई इसके अंग कैसे हो सकते हैं? हर कोई इसके अंग नहीं हो सकते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, वही प्रशासक के अंग होते हैं, वही प्रशासक होते हैं। हर कोई प्रशासन नहीं हो जाता है। क्यों कि प्रशासन का अर्थ ही होता है, प्रशासक का काम ही होता है आदेश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करने का प्रयास करना। ऐसे में चपरासी या लिपिक हर वह काम नहीं कर सकता जो कि वरीय पदाधिकारी करते हैं। इसमें वे नहीं माने जा सकते वे अंग, और यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोग की बात ही होती है, तो ऐसा हम आदेश देते हैं तो ही ऐसा किया जाता है। इसीलिए हर किसी को प्रशासक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। हालांकि दोनों एकीकृत और प्रबंधकीय दोनों दृष्टिकोण के बाद हम यह कह सकते हैं, जैसा कि हेनरी फेयोल ने समझाने का प्रयास किया है कि प्रशासन में सबों के कार्य होते हैं, लेकिन सबों के कार्य के प्रतिशत अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई प्रशासन का जो काम हुआ, नियंत्रण देना, आदेश देना, समन्वय करना, काम करना, तो इसके अंतर्गत भी अगर कोई जनरल मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, शॉप मैनेजर है, फॉरमैन है, वर्कमैन है, इस तरह की यदि अवरोही क्रम में यदि हम बनाते हैं, तो यदि जनरल मैनेजर का काम 50% होता है, तो प्लांट मैनेजर का 40% प्रशासन का काम होता है, डिपार्टमेंटल हेड का भी काम होता है 35%, शॉप मैनेजर 25% काम करता है, फॉरमैन 15% काम करता है, वर्कमैन 5% प्रशासन का काम करता है। तो तो हर किसी का काम कम और अधिक के रूप में होता है। वर्कमैन जो निचले स्तर के सबसे होते हैं, उनको वे भी काम करते हैं, तो वे 5% काम करते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, अगर किसी उद्योग की बात करें तो वहाँ पर तो उसके काम अधिक होते हैं। तो प्रशासन के अंतर्गत दोनों तरह के विचारधारा के समर्थकों का अपनी अपनी राय है। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कार्य करना और कार्य करवाना, इसमें भी अंतर है, और वही चीज़ होता है प्रबंधन और संचालन में। प्रबंधकीय सिद्धांत अलग हो जाती है। यहाँ पर प्रबंधकीय की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक बातें आती है वह संचालन में नहीं आती है। हम यह कह सकते हैं कि काम करवाना प्रशासन का कार्य है। एक कोई प्रशासक यदि है, कोई प्रशासक अधिकारी है, तो उसका काम है दूसरों को निर्देशन देना, अपनी निगरानी में उसे काम करवा लेना ही प्रशासक का प्रमुख काम होता है। दरअसल प्रशासन, संगठन और प्रबंधन तीनों को अक्सर पर्यायवाची शब्द के रूप में मान लिया जाता है। तीनों को एक ही रूप में देखा जाता है। हालांकि सूक्ष्म रूप से देखने पर तीनों में आपको कुछ अंतर भी देखने को मिलता है, जिसे कि विद्वानों ने भी अपनी तरह से इसे रेखांकित किया है। विलियम सखुल्ज, उन्होंने कहा कि प्रशासन एक बल का काम करता है, बल है जो उस उद्देश्य को तय करता है जिसके लिए संगठन और जो प्रबंधन होते हैं वे प्रयास करते हैं। वे उन व्यापक नीतियों के अधीन उन्हें कार्य करना पड़ता है।
और संगठन मनुष्य, सामग्री, औजार, उपकरण, कार्यस्थल, समूह का एक संयोजित रूप है, समूह का सम्मिलन है और कुछ वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रणालीबद्ध तरीके से प्रभावकारी रूप में एक दूसरे से संबंधित होती है। और प्रबंधन वह है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्देश देता है और पथ प्रदर्शन करता है। हम इस रूप में से समझ सकते हैं कि प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रबंध उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रबंध इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है और संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रबंधन की मशीन की काम करता है। यहाँ पर एक विद्वान हुए टीड, उन्होंने कहा है कि किसी वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए संगठन सभी मानवीय प्रयत्नों को प्रशासन कहते हैं। प्रबंधन तो प्रशासन का एक भाग है। प्रबंधन प्रशासन का एक भाग है। प्रबंधन प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया है। एक अन्य विद्वान पीटर ड्रकर को देखें तो वे कहते हैं प्रबंध व्यापारिक कार्यकलाप से संबंधित होता है। व्यापारिक कार्यकलाप जहां होगा वहीं प्रबंधन होगा, वहां आर्थिक निष्पादन देखा जाता है। और प्रशासन तो गैर व्यापारिक कार्यकलाप होते हैं, जैसे कि सरकारी कार्यकलाप, सरकार के कार्यकलाप, सरकार जो कुछ करती है यह प्रशासन है। और प्रबंधन व्यापार के क्षेत्रों में होता है, ऐसा पीटर ड्रकर मानते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रशासन निष्पादन करता है, प्रक्रिया को देखता है, नियम विनियम जो होता है उस रूप में यह जाना जाता है। और प्रबंधन का संबंध उन कार्यों के निष्पादन से होता है, जैसे कि जोखिम लेने की बात होती है, कोई सृजनात्मकता की बात होती है, कोई नई व्यवस्था करने की बात होती है, कोई उपचारात्मक बात करने की होती है, नया नवाचार करने की बात होती है। तो यह नवाचार करने का निर्णय प्रबंधन का होता है। प्रबंधन कार्यपालिका का कार्य है और मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा निर्धारित जो व्यापक नीति होती है उसका निर्वहन किया जाता है। और वहीं संगठन एक ऐसी मशीनरी के रूप में सामने आती है जिसके माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक और अन्य विद्वान ओलिवर सेल्डन को भी देखें तो वे कहते हैं संगठन के संदर्भ में कि संगठन एक प्रभावी तंत्र के गठन का प्रबंध है। एक प्रभावी कार्यकारी विभाग के गठन का प्रशासन है। एक प्रभावी निर्देशन का कार्य होता है संगठन के माध्यम से। और यह भी समझ लें, वे कहते हैं कि प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है। प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है। प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है, प्रबंधन उसका उपयोग करता है। प्रशासन जिस संगठन का निर्धारण करता है, प्रबंधन उसका उपयोग करता है। प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रबंधन उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रबंधन उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधन का एक तंत्र संगठन है। अब देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा। आप जानते हैं कि प्रशासन का अर्थ है कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से करना, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन करना। और यहाँ पर लोक का अर्थ समझ ले, सामान्य तौर पर लोक का अर्थ आम लोगों से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स हिंदी में आम पब्लिक एक व्यक्ति के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के रूप के दुनिया में दो तरह की बातें होती है, एक निजी प्रशासन और एक सरकारी प्रशासन। निजी प्रशासन जब कहते हैं वो निजी क्षेत्र से संबंधित होता है, और जब हम लोक प्रशासन कहते हैं तो यह फिर सरकारी प्रशासन हो जाता है यह तरह से। और यहाँ पर विद्वानों में कई तरह के विचार दिए गए हैं।
पब्लिक शब्द का तात्पर्य यहाँ पर सरकारी बन जाता है, और पब्लिक को सरकारी इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक समाज में ऐसा माना जाता है कि सरकार ही एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जिसे सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त होती है, सहमति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे पब्लिक का पर्याय मान लिया जाता है, ताकि सरकार को पब्लिक के रूप में कार्य करने में दिक्कत नहीं हो। और लोक प्रशासन यहाँ पर सरकारी प्रशासन और या जो कार्यरत सरकार है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशासन, एक तरह से सबों का यह संगम हो जाता है। और हालांकि विशेष रूप से इसका जब फोकस हम इस पर करते हैं तो यह लोक प्रशासन सरकारी नौकरशाही के रूप में हमें दिखती है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार देखें तो लोक प्रशासन की परिभाषा कही गई है कि अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीति के अनुप्रयोग के रूप में करता है। और हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन के उस भाग से है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। हालांकि यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण है और संकीर्ण दृष्टिकोण में भी है। नौकरशाही की जब हम बात करते हैं तो सरकार के एक अंग के रूप में यह दिखती है। वहीं ऐसे भी दोनों मानना है कि सरकार में तो तीनों अंग हो जाते हैं, विधान मंडल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों, और तीनों का प्रशासन से संबंधित हो जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, सिर्फ यह सरकार की कार्यपालिका से संबंध रखता है, न्यायपालिका से संबंध नहीं रखता। कुछ लोग कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका से संबंध रखता है। यहाँ पर जो लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से परिभाषा दी है, उसका हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले वुडरो विल्सन, लोक प्रशासन के जनक जो कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। निग्रो कहते हैं कि पर लोक प्रशासन के संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से, विधायी, न्यायी संबंधी और कार्यकारी, तथा इसकी परस्पर संबद्धता के साथ है। वहीं लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। जेएम पिफनेर कहते हैं प्रशासन लोगों के प्रयासों का समन्वय करके सरकार का काम करवाने की प्रक्रिया है, ताकि वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए साथ साथ कार्य कर सके। एक विद्वान एम रूथनास्वामी वे कहते हैं जब प्रशासन का राज्य या छोटी राजनीतिक संस्थाओं, नगर पालिका या कंट्री काउंसिल, जिला बोर्ड के कार्यों से संबंध होता है तो यह लोक प्रशासन कहलाता है। सरकार के अधिकारियों के सभी कार्य दूर स्थित कार्यालयों में, चपरासी से लेकर राजधानी में राज्य के प्रमुख तक लोक प्रशासन होते हैं। कॉस्टन और हैरिस कहते हैं लोक प्रशासन सरकार का क्रिया भाग है, जिसके माध्यम सरकार के प्रयोजन और उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। वहीं ड्वाइट वाल्डो कहते हैं लोक प्रशासन राज्य के कार्यों के लिए यथा अनुप्रयुक्त सरकारी की कला और विज्ञान है। एक विद्वान वे एमी डिमॉक वे कहते हैं लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से विषय क्या क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है, जो प्रशासक को अपने कार्यों के निष्पादन में भी सक्षम बनाता है। विषय कैसे प्रबंधन की एक तकनीक है जिसके सिद्धांतों के अनुसार सहयोगात्मक कार्यक्रम सफलता से किए जाते हैं। प्रत्येक अपरिहार्य है, साथ मिलकर संश्लेषण बनाते हैं, जिसे प्रशासन कहते हैं। पर्सी मैकक्वीन वे कहते हैं केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है। मर्सन कहते हैं प्रशासक कार्य करवाता है, और जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम साधनों की जिज्ञासा है ताकि नीति निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित किया जा सके, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान जिज्ञासा है कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम क्रियान्वित किया जा सके। इसी तरह साइमन कहते हैं साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रियाएं आती है। निकोलस हेनरी कहते हैं लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार का व्यापक क्षेत्र है और अव्यवस्थित
संयोजन है। इसका प्रयोजन समाज से सरकार और उसके संबंध की श्रेष्ठ जानकारी को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सरकारी नीतियों को अधिक प्रति संवेदी बनाने की व्यवस्था करता है तथा प्रोत्साहित भी करता है, तथा नागरिक वर्ग के लिए अपेक्षित प्रभाविकता, दक्षता और अधिक गहरे मानवीय पहलू को स्थापित करता है। हालांकि हम उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर हम यह जो मुख्य बातें आती है, हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत जो गैर राजनीतिक सरकारी होती है वही नौकरशाही है, वही लोक प्रशासन का स्वरूप होता है। और इसका उद्देश्य, राज्य के उद्देश्य, प्रभुसत्ता, इच्छा, सार्वजनिक हितों और कानून का संचालन करता है। सरकार के सभी कार्य से संबंधित पहलू है लोक प्रशासन, और यह नीति निष्पादन से संबंधित है। यह यहाँ पर हालांकि हम देखते हैं कभी कभी यह नीति निर्माण से भी संबंधित हमें दिखती है। यद्यपि कि लोक प्रशासन की व्यापकता, इसकी क्रियान्वयता सिर्फ कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होती है, लेकिन सरकार की अन्य तीनों शाखाओं में भी, विधायिका और न्यायपालिका, वहाँ भी इसकी शाखाएं हमें दिखती है, संचालित होती दिखती है। और अच्छा लोक प्रशासन के संदर्भ में यह भी कह सकते हैं, अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए, लोगों को सेवा देने के लिए ही लोक प्रशासन अपना कार्य करती है। और यह लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न दिखती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित की बात करती है, सिर्फ निजी क्षेत्र की ही बात नहीं करती है। यह व्यापक रूप में हमें दिखती है और यह अपने स्वरूप में विधापरक दिखती है। और हालांकि यह भी हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सबों से यह कहीं न कहीं जुड़ी हुई हमें प्रतीत होती है। अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप। तो लोक प्रशासन के स्वरूप के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक इंटीग्रल, दूसरा मैनेजरियल। इंटीग्रल अप्रोच, इंटीग्रल दृष्टिकोण को एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, इसे कहीं कहीं संपूर्ण दृष्टिकोण भी कहा जाता है। वहीं मैनेजरियल अप्रोच को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, उसकी मान्यता है कि प्रशासन के समस्त कार्यकलाप, कोई हस्तचालित कार्यकलाप है, मैनुअली जो होता है, या लिपिकीय हुआ या प्रबंधकीय हुआ, तो ये सारे के सारे एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कोई परिचारी, कोई कर्मचारी, कोई क्लर्क रहे या चपरासी रहे, या अधिकारी रहे या सचिव स्तर के अधिकारी रहे, हर कोई इसके इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वह प्रशासक है। क्योंकि अगर किसी ऑफिस में अगर परिचारी हड़ताल कर देता है, वो ही नहीं आता है, वो भी काम से, तो काम सबों का प्रभावित हो जाता है। यही इस दृष्टिकोण के समर्थक का कहना है। और यह मानता है कि प्रशासन का कार्य तो सभी प्रकार के नीतियों के संचालन से है। उस क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र की बात करें तो उस नीति के क्रियान्वयन से भी है, जिसको कि सभी कोई मिलकर पूरा करते हैं, और इसीलिए इसे एकीकृत दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। और इसके इस दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में हम लोग एल.डी. व्हाइट और हेनरी फेयोल का नाम प्रमुख रूप से रखते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा जो है वह है प्रबंधकीय दृष्टिकोण का, और इसके अंतर्गत प्रबंधकीय मान्यता के अनुसार उन सभी लोगों को प्रशासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। प्रशासन का अर्थ तो प्रबंधकीय क्रियाकलाप से होता है, और प्रबंधन करना होता है, यह योजना का निर्माण करता है, संगठन में समन्वय स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करना ही इसका काम होता है। और यह काम करने वाला को नहीं मानता है, बल्कि जो काम करवाने वाला होता है, जो प्रबंध होता है, जो निर्देश देने वाला होता है, वही प्रशासक के अंतर्गत आता है। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ निर्देश देने वाले ही आएंगे। और इसके समर्थक विद्वानों में
लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग, थॉम्पसन आदि आते हैं। ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य तो है कि उद्देश्य को निर्धारित करना, लक्ष्य केंद्रित रखना और विधायिका तथा नागरिक संगठन का जो समर्थन प्राप्त करके काम करना, संगठन की स्थापना करना, उसका पुनरावलोकन करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, निरीक्षण करना, नेतृत्व करना, आपस में सामंजस्य स्थापित करना, संवाद स्थापित करना, सूचना प्राप्त करना, कार्यपद्धति को निर्धारित करना, प्रावधान को तय करना, मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षण करना। तो इस तरह का की बातें जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन का अर्थ तो प्रयोग करने से संबंधित सीधे तौर पर दिख जाती है और किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता है, ऐसा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है। पुनः हम यह कह सकते हैं कि दोनों में आधारभूत स्थिति में अंतर है। संपूर्ण प्रशासन में लगे हुए व्यक्ति के क्रियाकलाप को एकीकृत दृष्टिकोण वाले मानते हैं, वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि जो शीर्ष पर आसीन व्यक्ति हैं वही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय के अनुसार जो प्रबंध का कार्य देखते हैं और वहीं एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार कि विषय के अनुसार कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं और दोनों में मूलतः अंतर के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं जैसा कि डिमॉक और क्वेनिंग ने कहा है कि अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानूनों के पालन में सरकार के प्रयासों के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करता है और सरकारी नीति को क्रियान्वित करता है। प्रक्रिया के रूप में देखें तो यह सभी वे कदम है जिन्हें प्रवर्तक एजेंसी कार्य आरंभ करने और पूरा करने के बीच लेती है, परंतु इसमें वह भी शामिल है इससे पहले स्थान में कार्यक्रम बनाने में एजेंसी की सहभागिता यदि हो तो लेती है और व्यवसाय के रूप में वह सार्वजनिक एजेंसी में अन्य कार्यों को संगठित करना और निर्देशित करना है। जब हम यह मान लेते हैं कि प्रशासन समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो जाता है तो जाहिर है उसमें चपरासी से लेकर प्रबंधक तक सभी आएंगे और वहीं अगर हम इसके प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार माने तो केवल उच्च वर्गीय पदाधिकारी आएंगे, जो निरीक्षण करने आते हैं, जो प्रबंधक कार्य करने वाले होते हैं वही आएंगे और उनका काम नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन आदि का होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध करना और देखभाल करना ही प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वहीं एकीकृत विचारधारा को देखें तो वहां प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मान लिया जाता है। उनमें से प्रत्येक को प्रशासक भी आप कह सकते हैं कमोबेश मात्रा में। वहीं हेनरी फेयोल जो कि एकीकृत विचारधारा के समर्थक विद्वान हैं, वह कहते हैं कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वो कर्मचारी कितना ही साधारण क्यों ना हो। देखते हैं हम लोग लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसके दो मुख्य पहलू के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, एक क्रियाकलाप के क्षेत्र में और एक विधा के कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर हम क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखें तो वर्तमान में लोक प्रशासन का क्रियाकलाप काफ़ी व्यापक है। यहाँ तक कि राज्य का कार्य क्षेत्र जितना है उतना ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है उससे कम नहीं है। कल्याणकारी राज्य की वर्तमान में अवधारणा बढ़ती जा रही है, प्रचलित है। लोग विभिन्न वस्तुओं की आशा करते हैं, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है। ऐसे में इन तमाम अपेक्षाओं को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सरकार की समस्त योजनाओं को, समस्त सेवाओं को संरक्षित किए जाने के प्रयास को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किए जाने के प्रयास होते हैं।
हम यह देखते हैं कि कई कल्याणकारी योजना की बात हो या सामाजिक सुरक्षा की बात हो, यह लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसके अलावा आज लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ गया है, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में भी कि सरकार के स्वामित्व वाले कोई उद्योग हो, उसका प्रबंध करना इन्हीं के हाथों में है। इसके हम यह भी देखते हैं कि निजी उद्योगों को विनियमित करने का भी काम इन्हीं के जिम्मे हो जाता है। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के क्रियाकलाप शामिल हो जाते हैं और आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निसंदेह व्यापक स्वरूप लेते जा रहा है। विधा के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह की मान्यताओं की बात की गई है, पोस्टकॉर्प मत और विषय वस्तु मत। पहले पोस्टकॉर्प मत की देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लूथर गुलिक पोस्टकॉर्प के सिद्धांत के जन्मदाता, और उन्होंने पोस्टकॉर्प 7 अक्षर अंग्रेजी के POSDCORP प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजट निर्माण आदि के माध्यम से जो लोक प्रशासन के द्वारा अपनाए जाने वाले रूपरेखा होते हैं उसकी व्याख्या किए हैं। यहाँ पर पोस्टकॉर्प की थोड़ी व्याख्या करें तो प्री प्लानिंग, नियोजन अर्थात जो कार्य करना है उसकी रूपरेखा तैयार करने की बात होती है और उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्यनीति को निर्धारित करना होता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, और ऐसा सत्ता की संरचना करना होती है जिसके अधीन सारे कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं, उप विभाग में व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे से समन्वय किया जाता है। एस से स्टाफिंग अर्थात कार्मिक संगठन, इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को बैठाना नियुक्त करना होता है। कार्मिक प्रबंधन की रीति इसके अंतर्गत आती है। डी डायरेक्टिंग अर्थात निर्देशन, पदों के अनुरूप उन्हें निर्णय करना होता है, उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन देना होता है और निर्देश देना होता है। कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करने की बात होती है, आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय करने का बात, और कामों का कैसे बंटवारा किया जाएगा विभिन्न अनुभाग में, इसको देखी जाती है। रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग का अर्थ प्रतिवेदन, उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के अधिकारियों को प्रशासन की गतिविधियों से परिचित रखने की बात होती है। इसके अंतर्गत निरीक्षण की बात होती है, अनुसंधान की बात होती है, अभिलेख तैयार रखने की बात होती है, सूचना के संग्रहण की बात होती है, और बी बजटिंग, बजट से निर्माण, वित्तीय योजना से संबंधित बात होती है कि किस प्रकार वित्तीय खामी नहीं हो, वित्तीय कमजोरी नहीं हो। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण संबंधी सारी बातें, लेखाकरण संबंधी बातें आती है। पोस्टकॉर्प के माध्यम से कहीं न कहीं एकता की बात होती है, निश्चितता की बात होती है, सुस्पष्टता की बात होती है, और अपने अध्ययन को कहीं न कहीं यह क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। और हालांकि ये अलग बात है कि आलोचक पोस्टकॉर्प की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट भी करते हैं संगठन में और प्रशासन का विशेष क्षेत्र, हम यह भी कह सकते हैं या उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, नियोजन, संगठन, कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, सभी के लिए पोस्टकॉर्प की बातें अनिवार्य रूप से मूल रूप से दिखती है या प्रभावी रूप में दिखती है, ऐसा भी हम देखते हैं। विषय वस्तु मत, सब्जेक्ट मैटर व्यू को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रक्रियाओं का कार्य तो करता ही है, इसके साथ साथ प्रशासन के अन्य मामलों में भी देखे जाते हैं ये कार्य करते हुए, जैसे आप रक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कल्याण, और इस समस्त जगह इनकी बातें आप देखते हैं कि वहाँ पर इन कार्यक्रमों अथवा सेवाओं में इसकी विशिष्ट तकनीकें की जरूरत होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पोस्टकॉर्प तकनीक की अपेक्षा विशेषज्ञ तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है, जो कि पोस्टकॉर्प में शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यदि आप पुलिस प्रशासन को लें तो अपराध का पता लगाने के लिए उसकी अपनी एक तकनीक होती है, सिर्फ पोस्टकॉर्प के भरोसे वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। शांति और व्यवस्था को रोकने की बात हो या
किसी व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण की बात तो उसकी अपनी एक अलग रीति नीति होती है और वहाँ पर औपचारिक सिद्धांत मात्र ही काम नहीं करता है। और कहा जैसे इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि संगठन कर्मिक प्रबंध समन्वय या वित्त के औपचारिक सिद्धांत अन्य सेवाओं के लिए वैसे ही है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के अध्ययन में दोनों प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, अर्थात पोस्ट कॉर्प तकनीक और इसके साथ साथ अन्य महत्व की बातें भी। वहीं लेविस मेरियम जैसा कि कहते हैं कि लोक प्रशासन कैंची की तरह दो धारों का साधन है। पहला आधार पोस्ट कॉर्प द्वारा सम्मिलित क्षेत्र का ज्ञान है, तो दूसरा आधार उस विषय का ज्ञान जिनमें तकनीकें प्रयुक्त की जाती है। दोनों धार औजार को प्रभावी बनाने के लिए अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि सिर्फ पोस्ट कॉर्प का नहीं बल्कि अन्य तकनीक को भी यहाँ पर उसको महत्व दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन को हम देख सकते हैं, उसकी बातें कि लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि किसी कार्य को का निर्णय कैसे करना है और दूसरा कि उन्हें करना कैसे है। पहला कार्य दूसरे को आधार प्रदान करता है और निर्णय के बिना कोई विधा की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है लोक प्रशासन व्यापक विस्तार, सिद्धांत और पद्धति का व्यवस्थित संयोजन है। हालांकि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण हो या प्रशासन की विषय वस्तु संबंधित दृष्टिकोण हो, तो दोनों धारणा का अपना अपना महत्व है। हम यह भी कह सकते हैं कि पोस्ट कॉर्प एक तरह से अगर हम तुलना करें तो शरीर संरचना संबंधी बातें इसके अंतर्गत हम रखकर देख सकते हैं और इसके जो विभिन्न कार्यक्रम है एक तरह से तंतु जाल की तरह, मांसपेशियों की तरह है और हड्डी, पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह, श्वास प्रक्रिया के बिना जिस तरह शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह विषय वस्तु संबंधी बातों का भी एक अपना ही महत्व है। दोनों का अलग अलग महत्व है। वहीं प्रशासन विज्ञान, लोक प्रशासन विज्ञान को यहाँ पर कभी दो भागों में बांट कर देखा जाता है, प्रशासन सिद्धांत के रूप में और प्रायोगिक प्रशासन के रूप में। लोक प्रशासन के अंतर्गत दोनों विरोधी विचारों के बीच सामंजस्य लाने की बातें होती है। लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में यदि हम प्रशासनिक क्रिया को देखते हैं तो यहाँ पर सत्ता की संरचना की बात होती है, संगठन कार्य की बात होती है, कार्य रीतियाँ, प्रशासन, सभी बातें होती है। यहाँ यह भी देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की बात हो या क्षेत्रीय स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर हो या कार्यवाहक या सलाहकार के रूप में हो, तो हर जगह प्रशासन की बात आती है। सार्वजनिक बोर्ड, निगम, हर क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं और प्रशासन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण की बात हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो संसद, मंत्रिमंडल का बाह्य नियंत्रण होता है। स्थानीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण दिखता है, सरकारी निगम आदि पर मंत्रालय का नियंत्रण की बातें होती है। यहाँ पर एक विद्वान वाकर उन्होंने जो बातें कही है कि मुख्य रूप से 10 कार्यों की बात वे कहते हैं, राजनीतिक, वैधानिक, वित्तीय, प्रतिरक्षा, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, विदेशी, साम्राज्य संबंधी तथा स्थानीय। वे कहते हैं कि प्रशासन के राजनीतिक कार्य होते हैं और इसके अंतर्गत कार्यकारिणी, विधानमंडल संबंधी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की संबंधित राजनीतिक प्रशासनिक क्रियाएं आदि आती है। और वहीं वैधानिक कार्य के अंतर्गत जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात होती है, विधि प्रदत्त निर्माण की बात होती है और या विधानमंडल में कोई विधेयक पेश करने संबंधी बात होती है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी विभाग की सक्रियता के कारण ही ऐसा संभव होता है। वहीं वित्तीय कार्य के अंतर्गत बजट को तैयार करने की बात हो या लागू करने की बात हो, उसके ऑडिट संबंधी बात हो, समूचा वित्तीय प्रशासन की देखरेख में हो जाता है। और प्रतिरक्षा अर्थात सैनिक प्रशासन के संदर्भ में भी यही बात होती है, शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में यह बात होती है, आर्थिक प्रशासन के संदर्भ में ये बात होती है। हर जगह प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदेशी प्रशासन के संदर्भ में, विदेश प्रशासन के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया जाता है, राजदूत रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात होती है, तो वहाँ पर भी ऐसी बातें होती है। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय सरकार की क्रियाओं को इसके अंतर्गत रखकर हम लोग देखते हैं। और उसी अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यह समझ लें कि लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन भी कहा जाता है। लोक शब्द यहाँ पर
कोई गैर सरकारी शब्द नहीं है, बल्कि लोक से तात्पर्य होता है, लोक का अर्थ होता है सरकारी। यहाँ पर आप इसे लोक को सरकारी प्रशासन के रूप में समझें, और ऐसा इसलिए इसको सरकारी के रूप में समझा जाता है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, और यह लोक सेवा से जुड़ी हुई बातें होती है, और यह उद्देश्य के रूप में होती है। खैर, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि प्रशासन का उद्देश्य ही होता है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे जनशक्ति का, जन इच्छा का समुचित प्रयोग करें और एक सहकारी सामूहिक कार्य के रूप में अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, अपने संगठन को अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बनावे। यहाँ पर लोक प्रशासन की बात होती है, साथ साथ निजी प्रशासन की भी बात होती है। कई मायनों में दोनों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं। लोक प्रशासन का दायरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि अब देखते हैं कि यद्यपि कि कल्याणकारी राज्य है, उदारवादी राज्य है, लोगों को अधिक स्वतंत्रता है, राज्य का हस्तक्षेप कम हो रहा है इस उदारवादी स्वरूप में, इस भूमंडलीकृत के स्वरूप में, लेकिन वहीं हम यह भी देखते हैं कि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ भले ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कंट्रोल आज भी राज्य के पास है। संप्रभु शक्ति, तमाम प्रकार की शक्ति राज्य के पास है। लोगों की अपेक्षाएं राज्य से जुड़ी होती है। राज्य लोगों के लिए तरह तरह के कानून बनाती है, लागू करती है, और जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। खैर, यहाँ पर राज्य का काम जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि लोक प्रशासक का भी काम बढ़ेगा, और इस प्रशासन का काम बढ़ेगा। यहाँ पर हम यह भी दिखा सकते हैं कि प्रशासन से अपेक्षा भी बढ़ेगी। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि निजीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकरण के दौर में निजी प्रशासन का भी बोलबाला स्थापित हो रहा है। व्यापारिक संगठनों का प्रशासन का महत्व आज बढ़ते जा रहा है। ऐसी बातें नहीं है कि हर कोई सरकारी प्रशासन से ही जुड़ा हुआ होता है, बल्कि निजी प्रशासन भी अपनी दक्षता से अपना विकास कर रहा है। ऐसे में कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, या कह सकते हैं कि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को एक ही मानते हैं। वहीं यह भी देखते हैं कि कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करते हैं, वे दोनों में असमानताएं देखते हैं। खैर, यहाँ पर हम दोनों ही पहलू को देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं सरकारी और निजी प्रशासन में समानताएं, उसके बाद हम लोग असमानताएं को देखते हैं। पहले यदि हम समानता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि समानता, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही हैं। ऐसा मानने वाले विद्वान में हम हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, MP फॉलेट, लिंडल उर्बिक आदि के नाम रखते हैं। इन सभी सारे विद्वानों ने, इनके जैसे समर्थक विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है, और इनके अनुसार लोक और निजी प्रशासन एक ही है। हम चाहे नियोजन का स्वरूप देखें, आयोजन का स्वरूप देखें, समन्वय का स्वरूप देखें, बजट का स्वरूप देखें, प्रबंधकीय तकनीक को देखें, कौशल को देखें, तो यहाँ पर दोनों में एक जैसी व्यवस्था होती है। पदानुक्रम की ही व्यवस्था क्यों न की देखें, तो जैसी की व्यवस्था सरकारी में होती है वैसी ही व्यवस्था निजी प्रशासन में भी होती है। संगठन का स्वरूप हो, कार्मिक स्वरूप हो, वित्त स्वरूप हो, प्रबंधन का स्वरूप हो, हर जगह दोनों एक ही जैसी स्थिति में दिखती है। ऐसा इन सारे विद्वानों का कहना है। फेयोल, फॉलेट, गुलिक, उर्बिक आदि दोनों को एक जैसा समझने वाले प्रशासनिक चिंतक यह भी कहते हैं कि हम यह देखते हैं कि अगर भारत का ही उदाहरण लें तो जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं उसे फिर औद्योगिक संस्थानों में निजी रूप से भर्ती कर लिया जाता है, तो उनके उस अनुभव का तो लाभ लिया जाता है। अगर दोनों में भेद रहता है उसके अनुभव का लाभ यहाँ पर नहीं लिया जाता। उसी तरह एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइन हो, यहाँ पर देखते हैं कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी दिखा जाता है कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। ब्रिटेन और या भारत में देखें, तेल, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे औद्योगिकरण का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यहाँ पर जो पहले निजी थे वो फिर सरकारी बन जाते हैं। तो अगर दोनों में अंतर रहता है तो फिर ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति होता है, मुनाफा प्राप्ति होता है, व्यापार का प्रबंध करना होता है,
और वर्तमान समय में तो औद्योगिक प्रशासन समय की जैसी बातें होती है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर करना सही नहीं होगा। हेनरी फेयोल ने कहा भी है कि केवल एक प्रशासन विज्ञान है जिसे सरकार और निजी क्षेत्रों के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। फेयोल भी वही बात कहते हैं कि शब्द प्रशासन का जो अर्थ मैंने दिया है और जिसे सब स्वीकार किया जाता है, यह प्रशासन विज्ञानों के क्षेत्र को विस्तृत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ग्रहण करता ही है, इसके साथ साथ आकार, विवरण आदि के क्रम में निजी क्षेत्र से भी मिलता है। योजनापात, संगठन, समादेश, समन्वय, नियंत्रण आदि की उचित व्यवस्था दोनों जगह की जाती है। सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन, तकनीक की बात हो या प्रक्रिया की बात हो, दोनों तो एक जैसे निर्भर करते हैं। उसी तरह लाभ अर्जन की बात होती है, सिर्फ निजी प्रशासन ही लाभ के उद्देश्य को मानकर नहीं चलता है, बल्कि सरकारी क्षेत्र का उद्यम होता है तो वहाँ भी वो लाभ दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार और पब्लिक की नज़र में वे भी प्रशंसा के पात्र बने रहें। वहीं कार्मिक प्रबंध जैसी बातें जिस तरह निजी संगठन में होती है उसी तरह सरकारी संगठन में भी होती है। निजी संस्थाएं ऐसा लगता है कि सरकारी संस्थाएं तो लगता है कानून के दबाव के अनुसार काम करती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। निजी प्रशासन भी कानून के दायरे में ही करती है, कानून का दबाव उन पर भी रहता है। और बहुत बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ तो अपने नियम कानून उसी तरह बनाती है जिस तरह की सरकारी प्रशासन में बनती है। उसी तरह के कर्मचारियों को अपनी सुविधा भी उसी अनुकूल देती है, छुट्टी की व्यवस्था हो, लाभ की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, उसी के अनुरूप देती है। ऐसे में प्रशासनिक क्रिया तो दोनों जगह एक जैसी होती है। या पदानुक्रम की बात करें, सीनियर जूनियर की बात करें तो दोनों क्षेत्रों में एक समान है। संगठन की संरचना जो उच्चस्थ हो, अधीनस्थ हो, ऐसी तो बातें हर जगह होती है। और जिस तरह की निजी प्रशासन अपने आंतरिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है, उसी तरह सरकारी कर्मचारी के लिए भी तरह नियमित अंतराल पर देखते हैं प्रशिक्षण की बात होती है, उन्हें भी अपडेट रखा जाता है। तो और सरकारी और निजी प्रशासन का दोनों का उद्देश्य हम देखें तो अपने ग्राहकों की सुविधा को देखना होता है, लोगों की इच्छा आवश्यकता के अनुरूप अपना नीति नियम का क्रियान्वयन किया जाता है और बेहतर प्रबंधन, बेहतर सेवा देने की कोशिश तो हर जगह की जाती है, दोनों जगह की जाती है। किसी भी तरह की कार्यप्रणाली जैसी बात हो तो फाइलों की बात करें तो हिसाब किताब रखना, फाइल रखना, रिपोर्ट तैयार करना, तो निपुणता की आवश्यकता तो दोनों जगह की प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को पड़ती है। इसलिए ये सारे विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। अब देखते हैं सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में वो समानता है तो दो असमानता है कि समर्थक विद्वानों में हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प, पॉल एच एपलबी आदि विद्वान का कहना है कि लोक प्रशासन अलग है, सरकारी प्रशासन अलग है। ये लोग ये तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन का चरित्र राजनीतिक नहीं होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक चरित्र के कारण राजनीति द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं, सीधे राजनेता के सीधे नियंत्रण में होते हैं और विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाई जाती है, जो कानून क्रियान्वित करने की व्यवस्था क्रियान्वित की जाती है, सबों में इसका सीधे तौर पर संलग्नता होती है, उनकी नीति को लागू करना इनकी व्यवस्था होती है। वहीं निजी प्रशासन सीधे तौर पर राजनीतिक दिशा के तहत नहीं चलती, राजनीतिक नियंत्रण के अनुरूप चलने को विवश नहीं होती है, बल्कि निजी प्रशासन बाजार की ताकत से निर्देशित होती है। और पॉल एच एपलबी तो कहते हैं कि दोनों जगह सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अंतर है, दोनों के हित एक जैसे नहीं होते हैं। लोक प्रशासन लोगों को सब कुछ प्रदान करने की व्यवस्था करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, सब चीज़ बुनियादी आवश्यकताओं से लेकर भौतिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति। वहीं निजी प्रशासन इन लोगों की इच्छाओं से, लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई नहीं रहती है। निजी प्रशासन का ध्येय रहता है मुनाफा कमाना, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। लोक प्रशासन का दायरा काफ़ी व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का दायरा लोक प्रशासन की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही जैसा होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है। लोग साइमन यह भी कहते हैं कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, लेट लतीफ़ी जैसी बात होती है। वहीं निजी प्रशासन में इस तरह की कोई बातें नहीं होती है, वहाँ त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
हॉलिक्स ने तो आकार के आधार पर दोनों में अंतर किया है। वो कहते हैं कि सरकारी और निजी प्रशासन में अंतर है क्योंकि निजी कंपनी आकार की तुलना में काफ़ी छोटा, काफ़ी कम बड़ा होता है, वहीं लोक प्रशासन काफ़ी व्यापक रूप में होता है। इसके कार्यों में विविधता दिखती है। निजी प्रशासन इनकी बराबरी कदापि नहीं कर सकती। हम यह भी देखते हैं कि दोनों के उत्तरदायित्व में भी अंतर होता है। निजी प्रशासन जनता के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होता है। वह ऊपर का कानून है, ऊपर की बातें ऐसी बातें करके निकल जाता है। जवाबदेही पब्लिक के प्रति नहीं होती है। वहीं सरकारी विभाग में उत्तरदायित्व जैसी बातें होती है। समाचार पत्र की बात करें या राजनीतिक दल की बात करें तो उनका आलोचना हो जाता है, लेकिन निजी प्रशासन की आलोचना नहीं की जाती है। लेकिन सरकारी प्रशासन की अपेक्षा काफ़ी कम और शून्य के बराबर। सर जोसिया स्टैम्प ने दोनों में भेद किया है और इन्होंने 4 प्रकार की नीति बताई है कि 4 प्रकार के कारण निजी प्रशासन लोक प्रशासन में भिन्नता है। जैसे एकरूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत तथा सीमांत लाभ का सिद्धांत। यह आधार ही है जिसके कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, ऐसा सर जोसिया स्टैम्प ने लिखा है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की आचार संहिता भी भिन्न भिन्न होती है। दोनों के उत्पादन की तो बात होती है, लेकिन लोक प्रशासन अपनी सेवा का, अपनी विज्ञापन का उस कदर प्रचार प्रसार नहीं करती है जिस प्रकार की निजी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एफएलबी भी कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। इसके लिए वे 3 तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र प्रभाव विचार व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का उसमें व्यापक नहीं होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ नहीं होता है। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है। एफएलबी ये भी कहते हैं कि प्रशासन ही चूँकि वस्तुतः राजनीति होती है, क्योंकि लोकहित की ओर प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझने वाली बात होती है कि राजनीतिक प्रक्रिया ही लोकतंत्र का सार है। वह शासकीय संगठनों द्वारा ही पूरा किया जाता है। वहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों की संलग्नता अति अनिवार्य होती है। राजनीतिक जीवाणु वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। यद्यपि कि निजी प्रशासन सरकारी प्रशासन में अंतर है, इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि दोनों में समानताएं भी है, दोनों में असमानताएं भी है। दोनों को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों को पूर्णतः एक साथ एक ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। दोनों 2 जीव भले हैं, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। दोनों की तकनीकें भले अलग अलग है, लेकिन दोनों का मूल्य एक ही है। व्यक्तित्व अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व एक ही होता है, क्योंकि दोनों जगह उद्देश्य की प्राप्ति होती है, बेहतर दक्षता दिखाने की बात होती है, संसाधन का समुचित वितरण होती है, और कार्यरीति की बात हो वहाँ पर दोनों जगह एक जैसी दिखती है। और जैसा कि यहाँ पर बाल्डो का बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वे कहते हैं सामान्यीकरण जो व्यवहार की समानता, कार्य का कानूनी अनुमोदन और कार्य का उत्तरदायित्व, निर्णयों का सार्वजनिक समर्थन, वित्तीय ईमानदारी और सतर्कता आदि द्वारा निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को भिन्न करता है कि बहुत सीमित प्रयोज्यता है। यद्यपि कि ये अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं है। और आज की तारीख में निजीकरण के बढ़ते दौर में दोनों की उपलब्धता हमें दिखती है। आम लोग दोनों से लाभान्वित होते हैं, और कई जगह दिल्ली मेट्रो जैसी बात अगर हम करें तो वहाँ पर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात होती है। सरकारी भी संस्थाएं काम करती है, निजी से क्षेत्र भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है। सैद्धांतिक मूल्य तो एक जैसे होते हैं, और यही कारण है कि कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में जैसा कि प्रशिक्षण सरकारी सेवक लेते हैं, वैसा ही प्रशिक्षण निजी क्षेत्र के भी लोग लेते हैं। ऐसे में
यह अवधारणा की दोनों भिन्न भिन्न है, यह सही नहीं है। अंतर मात्रा का दोनों में हो सकता है कि यह छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गुण की बातें, प्रकार की बातें दोनों में समान है। दोनों पृथक पृथक दिखती है लेकिन पृथक पृथक है नहीं। दोनों एक ही प्रशासन के दो भिन्न स्वरूप हैं। एक उदाहरण यह भी आप समझ सकते हैं कि आज डाक द्वारा जैसे लोगों को सेवा दी जाती है, वहीं कोरियर की भी बहुलता बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी कभी कोरियर वाले भी डाक सेवा का लाभ लेते हैं, अपना कोरियर इसके माध्यम से भेज देते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि निजी क्षेत्र भी लाभ के कभी अपना देखते हैं कि मुनाफा मुझे कहाँ हो रहा है, तो वहाँ पर इसका सेवा ले लेता है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आज निश्चितता वाली बातें हटाकर आज काम लेने वाली बातें दिखी जाती है, दक्ष प्रशासन को लेने वाली बात होती है, और संविदा जैसी बातें आप देखते होंगे कि काम ले लिया उसके बाद कहानी खत्म। तो इस तरह की बातें आज की तारीख में देखने को मिलती है।